के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, नाम है इनका आरसी मिश्रा। यह है इटावा उत्तर प्रदेश से, पर रहते वशिष्ठ गुफा बद्रीनाथ। डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1949, 11:45। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की। इनका सवाल है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कितने हैं, ये मुझे बता दो। बिल्कुल बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जहां से हो वहां से मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूँ, और आप अनुभव से युक्त, ज्ञान से युक्त और प्रत्येक चीजों में आगे रहने वाले हो। पितृतुल्य है। आपका आशीर्वाद हम सभी दर्शकों को चाहिए भी होगा। अब बात बताता हूं। आपके सवाल बड़े अच्छे हैं और इस तरीके के सवाल अगर मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। पर व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति चंद्रमा देखिए उच्च के होकर के बुध के साथ बैठे हैं, जो 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। लग्न के अधिपति उच्च के और 12वें भाव के अधिपति, जो सवाल है उसके लिए ये कुंडली कितनी सपोर्ट कर रही है। इसलिए तो लग्न के अधिपति का 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठ करके ये देखिए, मंत्र के जपने का भाव ये होता है 5वां। यहां के अधिपति की स्थिति अगर मजबूत रही तो व्यक्ति को मंत्र जपने में बड़ा मन लगता है, पूजा पाठ करने में, आध्यात्मिक और यशस्विता का भाव ये जागृत करता है। तो जन्म कुंडली के 5वें भाव के अधिपति जो मंत्र जपने वाला भाव है, ये साधना का भाव है। यहां से व्यक्ति को नैसर्गिक रूप से उसके प्रभावों में भगवत भक्ति का प्रभाव दिखता जाता है। तो लग्न के अधिपति उच्च के होकर के 12वें के अधिपति मोक्ष का भाव यहां से एक साथ बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, तो ये एक बात बड़ी अच्छी रही। दूसरी बात, जन्म कुंडली में मोक्ष का कारक केतु को माना जाता है, और वो केतु जन्म कुंडली में अगर 7 नंबर की राशि में बैठे हों, और अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर की राशि में अगर केतु बैठे हो तो मोक्ष के लिए वो कई बार बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। ये देखिए, जन्म कुंडली के 7 नंबर की राशि में केतु केंद्र में ही बैठे हैं, या तो केंद्र में, या तो त्रिकोण में, या तो 12वें, या तो 8वें, या तो चौथे। अगर केतु बैठे हो तो व्यक्ति को मोक्षदायक स्थितियों में ले जाकर के मंत्रों का जप करने वाला, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाला, धर्म शास्त्रों में रत रहने वाला, भगवत भक्ति का पान करने वाला होता है। क्लियर है? तो 2 चीजें, 2 नहीं 3, क्योंकि लग्न के अधिपति 12वें उच्चस्थ होकर के पंचम को देखे। पंचम का अधिपति स्थिति बलवान और कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट। अब तीसरी बात पे आते हैं, तो जन्म कुंडली में केतु को बल कहां से मिल रहा है? तो वो केतु को बल मिला शनि से, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम का, अष्टम भाव क्या है? मोक्ष का। यहां मोक्ष का ये यहां से विचार किया तो इसका नवा हुआ ना ये, तो इस वजह से इसके साथ अगर संबंध केतु का और शनि का बन रहा हो तो निसंदेह केतु की दृष्टि कहां है? अष्टम भाव पे। यहां शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी, और यहां वो देख भी रहे हैं और व्यक्ति की कुंडली में केतु को भी देख रहे हैं। सीधे और सामान्य तौर पे गुरु को आप ठहरा नहीं सकते इसके लिए कि गुरु कमजोर है। भाग्य ये धर्म का भाव है, व्यक्ति समाज के लिए कुछ करेगा, पर वास्तव में वो समाज से कटने की बात कर रहा है, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे समाज से कटना होगा। ये कटने और पिटने का भाव। यहां से बाहर निकलो तब जाकर के आपको, यहां समाज में रह करके आप कई बार अपने मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऊपर उठना पड़ता है मेंटल लेवल पे, और अपनी अवस्था को भी ऊपर उठाना पड़ता है। तो ये स्थिति, शनि वैराग्य के कारक, केतु वैराग्य देने वाले, वो खराब भी देते हैं वैराग्य और कई बार अच्छा भी देते हैं। खराब कब? जब उस पर पापक ग्रहों का असर ज्यादा हो, उसके केंद्र में कोई ग्रह अच्छे ना बैठे हो तो निस्संदेह वो परेशान भी करते हैं। तो व्यक्ति कई बार तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में विश्वास ज्यादा करने लगता है। लेकिन अगर केंद्र में ग्रह की संख्या ज्यादा है तो व्यक्ति ऐसा ना होकर के आध्यात्मिकता की तरफ और अपने मन को भगवान और भक्ति की तरफ खींच करके ले जाने वाला होता है। मंत्र जप का भाव वैसे भी ठीक है, क्योंकि चंद्रमा और बुध 2 शुभ ग्रह का प्रभाव है। यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली के केंद्र में गया है, ये अच्छी बात है। सूर्य स्वग्रही और गुरु का नीच भंग भी मंगल कर रहा है, क्योंकि जहां गुरु का नीच भंग आप देख रहे हो वो मंगल भी तो इससे केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से धर्म भाव भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि गुरु अगर कमजोर होंगे तो निसंदेह थोड़ी सी कमजोरी तो देखने को मिलेगी। तो ये इतनी सारी बातें। सबसे मजबूत कौन सा बन रहा है? केतु का 8वें को देखना। शनि अष्टम के अधिपति होकर के केतु को देख रहे हैं। केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के 12वें पे है। पंचम के अधिपति 10वें भाव में बैठ रहे हैं, गुरु का नीच भंग कर रहे हैं, और लग्नेश का उच्चस्थ होकर के व्यक्ति के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए। अब एक बात और बताओ, गुरु अगर सप्तम भाव में अकेले बैठे हो और कई बार वहां पे प्रभाव अगर कमजोर होता हो तो कई बार संतति से व्यक्ति को रुष्टता मिल जाती है। वो कई बार संतति से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है।
वो गुरु लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति अगर कमजोर है तो भी व्यक्ति कभी झूठ ना बोले, गलत और निंदनीय कृत्य ना करे, अपने अनुभवों को हमेशा ही शुद्ध और सात्विकता का दर्शन कराना चाहता है और उसी अनुभव से वो लोगों का दिल भी जीत लेता है। तो ये बात है। दरअसल इस कुंडली को जो सवाल है उसके लिए इतना ही अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। सवाल आध्यात्मिक उन्नति की है तो हमें D20 चार्ट को भी अवश्य देख लेना चाहिए, जिसे विशांसा कुंडली उपासना के लिए देखा जाता है। वहां पे कुंभ लग्न की कुंडली बनती है जो यहां का अष्टम भाव है। इस सवाल के लिए इस लग्न का ही बनना जरूरी था। अगर दशम भाव के अधिपति की कुंडली यहां बन जाती तो शायद विशांसा कुंडली कमजोर हो जाती। लेकिन गौर करिए, अष्टम और 12वें के अगर लग्न विशांसा में बन रहे हो और शनि के लग्न बन रहे हो, शनि यही बैठे नीच के, पराक्रम की आवश्यकता पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा कमजोरी भी हो। पर अष्टम भाव में गुरु और बैठे हैं कौन? गुरु और बैठे हैं मंगल। जो मंगल कौन है? यहां 11 नंबर लिखेगा तो यहां 10, यहां 9, यहां 8। तो यानी कि अगर यहां 8 लिखे तो दशम भाव के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जा रहे हैं गुरु के साथ। गुरु का अष्टम में बैठना ही कम से कम उसको इतनी शक्ति दे देगा कि व्यक्ति जीत सकता है। निसंदेह पराक्रम करने की आवश्यकता जरूर होगी। आपको मंत्रों पे और मंत्रों के गति पे, मंत्रों के जपने की संख्या पे वृद्धि करने की बात होगी। गुरु ठीक है, केतु ठीक है, चंद्रमा और बुध का प्रभाव ठीक है। निस्संदेह केतु का प्रभाव थोड़ा बहुत कमजोर तो जरूर हो रहा है किसी न किसी कारण से, लेकिन उनकी राशि और उनका भाव और उनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ रही हैं क्रमशः 8वें और 12वें भाव पे, ये एक ठीक है। पर उनके ऊपर इतने सारे ग्रहों का जो प्रभाव है वो उनको विचलित भी कर रहा है। मतलब क्या है कि व्यक्ति को परिवार और व्यक्ति का घर अभी फिर भी छोड़ा नहीं है, उसको छोड़ना बाकी है। या तो आप छोड़ दो, नहीं तो मैं कह दूं कि छोड़ दें। करना तो यही होगा। शनि की दृष्टि है आपके पास, आइसोलेट होने का कारण भी है, क्योंकि शनि आइसोलेट कराते हैं, अकेले रहना और एकांत में रहना और वैराग्य का भाव ये जागृत करते हैं। और दरअसल उसका उन्होंने आधिपत्य भी स्वीकारा है, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति यही होते हैं और ये भाव वो है। तो कर लीजिए। अभी आपकी कुंडली में दशा भी मैं अगर देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में दशा बुध की चल रही है, जो कि जन्म कुंडली के 12वें के अधिपति है। बहुत बढ़िया। अभी आपकी कुंडली में 2028 तक की स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है। निस्संदेह ये एक बेहतर सवाल था और बेहतरीन व्यक्ति का सवाल भी था, और वो बेहतर है तभी उसने ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत करी है। नहीं तो आज भी लोग इसी सवाल में बनते हैं, पंडित जी अमीर कब बन जाऊंगा, अरबपति कब बन जाऊंगा, खरबपति बन जाऊंगा कब। पर यह सवाल वाकई बहुत अच्छा है। निस्संदेह परमात्मा आपको आपके लक्ष्य में उसमें 4 चांद लगा दे और निस्संदेह आपको अपने जिस चीज की भी खोज में आप भटक रहे हो वो मिल जाए। और उसके लिए अलग बैठना जरूरी होगा, क्योंकि भीड़ में बैठोगे तो भुनभुनाहट जरूर होगी और फिर ध्यान बड़ा भटकेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।